चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो या चपरासी का बेटा या भंगी हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, किसी का भी संतान हो, सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। जब नेताओं की रैली होती है तो गेहूं पकने वाला होता है, उस गेहूं को काट के उसको खराब। हाँ, सही कहा आपने कि जब नेताओं की रैली होने लगती है तो गेहूं खेत में लहलाता है, धान लहलाता है, तो उसको काट दिया जाता है और उस पर स्टेज बना दिया जाता है। जो 20-25 करोड़ लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान है, वो नमाज पढ़ते हैं 20-25 मिनट के लिए साल में 2 बार, तो उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद सुर्खियों में बने हुए हैं, मैं लगातार ये बात बोल रहा हूँ कि चुनाव के बाद से अगर चंद्रशेखर आज़ाद इतनी ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद को छींक भी आ जा रही है तो मेन स्ट्रीम से लेकर के तमाम मीडिया चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज़ बनने लग जा रहा है। उसी सिलसिले में चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बयान दिया था कांवड़ यात्रा को लेकर के। उसके बाद से नगीना लोकसभा से जो उनके प्रतिद्वंदी थे, हारे थे, उनसे ओम कुमार जो बीजेपी से हैं, उनका बयान आया कि अगर वो चंद्रशेखर आज़ाद इतने शौकीन हैं नमाज के, नमाज पढ़वाना चाहते हैं तो अपने घर में नमाज पढ़वाएं। इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ पत्रकार साथी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर की इन जो बातें हैं नमाज को लेकर के? एक तरह से मुस्लिम समुदाय के पक्ष में लगातार एक बयानबाजी किए जा रहा है, उनका विरोध भी होता जा रहा है। देखिए, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद ने बयान दिया है, ये राजनीतिक बयान नहीं है, एक सामाजिक बयान है। उन्होंने कहा कि जब देश के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे हिंदू भाई जब कांवर लेके यात्रा लेके निकलते हैं तो उन पे फूल बरसाया जाता है, और जब मुस्लिम समाज के लोग ईद और बकरीद के दिन नमाज पढ़ते हैं 10 मिनट के लिए भी, 20 मिनट के लिए, तो उनको पुलिस और प्रशासन के लोग और सरकार के लोग उनको पढ़ने नहीं देते हैं। ऐसा क्यों दोहरी नीति अपनाई जा रही है? निश्चित तौर पर उन्होंने बात जो कही सही कही है कि सबको सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। क्या इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने बयान भी दिया कि हमारे घर में कोई आकर अगर नमाज पढ़ता है, पूजा करता है, अपने भगवान को प्रार्थना करता है तो हमें खुशी होगी। इसमें गलत क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार को प्रशासन को, सभी को एक सम्मान से देखना चाहिए, किसी पर दोहरा नीति नहीं अपनाना चाहिए। चाहे कांवड़ यात्रा हो या नमाजी हो, सबको सम्मान इस देश के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के अंतर्गत सबको सम्मान मिलना चाहिए। एक कहा भी गई है सदन में, रामविलास पासवान जी ने भी कहे और बहुत लोगों महापुरुषों ने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो या चपरासी का बेटा या भंगी हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, किसी का भी संतान हो, सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। हमारे देश के अंबानी साहब है सबसे अमीर परिवार के, और हम एक गरीब परिवार हैं। जितना अंबानी साहब का वोट का कीमत है उतना मेरा भी वोट का कीमत है, तो दोहरी नीति क्यों होना चाहिए? लेकिन जो सहारनपुर में कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद ने, वो तो बोल रहे हैं कि जहाँ पे सरकार रिस्ट्रिक्ट कर देती है सड़कों की नमाज को, अगर वहाँ पे आप नमाज करेंगे तो अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा। कांग्रेस के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, समाजवादी विरोध कर रहे हैं, बीजेपी तो विरोध करती ही है। देखिए, इमरान मसूद ने जो कहा वो अपने अलग वे में कहा, और चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा वो अपने वे में कहा। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि जहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, प्रशासन परमिशन दे रही है, फिर उसके बाद भी वहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ये गलत है। अगर मान लीजिए प्रशासन ने कह दिया कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम मुसलमान खुद ही नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो ज़बरदस्ती क्यों पढ़ेंगे? अगर प्रशासन, डीएम परमिशन लेकर ही नमाज होती है, और रोड पे नमाज कोई शौक से नहीं होता है। एक देश की जनता को हम बात बता देना चाहते हैं कि मुसलमान रोड पे नमाज नहीं पढ़ता है। मस्जिद होती है, मस्जिद में लिमिट होता है कि 200, 400, 500 लोग पढ़ते हैं, लेकिन हर दिन तो 500, 1000, 2000 लोग नमाज पढ़ने नहीं आते हैं। लेकिन ईद का दिन होता है जो हर मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, रिक्शा चालक हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, सब अपना काम धाम छोड़कर उस दिन नमाज पढ़ने आता है, तो मस्जिद हो जाती है फुल, यानी मस्जिद भर जाती है। तो मस्जिद भर जाने के कारण लोग सड़क पर भी नमाज पढ़ते हैं, वो शौक से नमाज नहीं पढ़ते। इस बात को मान लीजिएगा कि उस दिन क्या होता है कि मस्जिद फुल हो जाती है, तब जाकर लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि अगर मस्जिद फुल हो जा रही है ईद और बकरीद के 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए कोई नमाज पढ़ता है, तो इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। इमरान मसूद का कहना है कि अगर वहाँ प्रशासन रोक लगा दी कि नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तब नहीं पढ़ सकते हैं, तब वो अल्लाह भी कबूल नहीं करेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद तो ही कह रहे हैं कि वहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन जहाँ परमिशन मिल गया है वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनको परेशान ना किया जाए ना। अगली बार से भारत सरकार पूरे देश में ईद और बकरीद के दिन सड़कों पे नमाज को रोक लगा दे तो क्या नहीं पढ़ेंगे वे लोग? नहीं, देख अब क्या करना पड़ेगा, 2 बार नमाज पढ़ना पड़ेगा।
2 बार नमाज पढ़ेगा ना, कि एक बार मस्जिद में नमाज हो गई, लोग चले गए, फिर आधे लोग बचेंगे, फिर वो नमाज होंगे। लेकिन ये सही बात नहीं है। अगर जब नेताओं के रैली के लिए 2-2 घंटे ट्रैफिक रुक सकती है, नेताओं के रैली के लिए जहां बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं, उस ग्राउंड को 5-5 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, और जब इस देश के मुस्लिम समाज को लोग, मैं एक सब जोड़ना हाँ, 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 जब नेताओं की रैली होती है तो गेहूं पकने वाला होता है, उस गेहूं को काट के उसको खराब कर दिया जाता है। सही कहा आपने कि जब नेताओं की रैली होने लगती है तो गेहूं खेत में लहलाता है, धान लहलाता है, तो उसको काट दिया जाता है और उस पर स्टेज बना दिया जाता है। जो 20-25 करोड़ लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान है, वो नमाज पढ़ते हैं 20-25 मिनट के लिए साल में 2 बार, तो उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है राजनीति कर रही है, और राजनीति के माध्यम से किसी को खुश करने का प्रयास कर रही है। लेकिन देश के अंदर आज लोकसभा का चुनाव हुआ, देखें आपने, लोगों ने कहा कि ये देश मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। देखिए आप क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में भाजपा ढोल पीट रही थी डुम 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 कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर ढोल फट गया और वहां पर इंडिया गठबंधन ने मजबूती से जीतने का काम किया। उड़ीसा भी इंडिया गठबंधन की गलती थी, बिहार में भी किसी के एक आदमी की, राजकुमार की गलती की वजह से बिहार में कम सीट आया है, नहीं तो इंडिया गठबंधन 30 सीट बिहार जीतने जा रहा था। किशनगंज पूर्णिया, अररिया, मोती, तमाम जो सीटें हैं जो हारी गई हैं कम वोटों पर, वो सब चुनाव जीत सकता था इंडिया गठबंधन। लेकिन वहाँ पर किसी के गलती के कारण वो चुनाव हारा गया, क्योंकि देश के अंदर लोगों ने समझ गया है कि ये मोहब्बत से देश चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। जिस बिहार में जिस राजकुमार की बात करते हैं, बहुत सारे लोग उनका बात करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत भी किया था। अब देखने वाले बताएंगे वो कौन से राजकुमार हैं। मेरा सवाल है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और अकेले चुनाव लड़ने के ही क्रम में उन्होंने एक पोस्ट किया था कि हम ना तो लेफ्ट के हैं ना तो राइट के हैं, हम बहुजन हैं, बहुजन ही रहेंगे, और हमारे लोगों ने हमें उठाया है। कुछ इस प्रकार के उनका एक जो पोस्ट था वायरल हुआ, उन्होंने डाला था। तो क्या वो बताने रहे हैं या बताने में सक्षम हो गए हैं कि अब हम जो दलित समाज था, ओबीसी समाज और जो बहुजन समाज था वो, और मुस्लिम समाज था जो माइनॉरिटी समाज है, उसको हम साथ लेकर के एक तीसरा फ्रंट बना लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे लोकसभा का चुनाव हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि हम नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, जहां से समाजवादी पार्टी गठबंधन था, उन्होंने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने अपने पार्टी से चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए। तो अब उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो 10 विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद अकेले चुनाव लड़ेंगे। और बहन मायावती जी कभी चुनाव नहीं लड़ती हैं, उपचुनाव, लेकिन इस बार उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि उपचुनाव हम भी लड़ेंगे, पहली बार राजनीतिक। हाँ, अब देखना होगा कितनी रोमांचक हो रही है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव। वहाँ 2-2, 3-3 पार्टियां नहीं, 4-4 पार्टियां रहेंगी। एक तरफ भाजपा गठबंधन, तो एक तरफ इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम पार्टी, और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, एक तरफ बहन मायावती। 4 कोणीय मुकाबला। हाँ, 4 कोणीय मुकाबला होगा। अब देखना है कि ये 10 सीटों पे बाजी कौन मारता है। क्या चंद्रशेखर आजाद नगीना की तरह जीतेंगे 10 सीट, या बहन मायावती जीतेंगी, या इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीतने का काम किया, अयोध्या की बात कर लीजिए, गाजीपुर की बात कर लीजिए, कन्नौज की बात कर लीजिए, लगातार बदायूं की बात लीजिए, तमाम सीटों पर जीतने का काम किया, लग रहा है क्या उसी तरीके से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाएगा, ये वक्त बताएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव एक अलग वे में लड़ा गया था, संविधान के और लोकतंत्र के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, लेकिन जो उपचुनाव होने वाले इसमें संविधान और लोकतंत्र का कोई मामला नहीं है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम बहुत बड़ी एक आबादी है, हमने देखा इमरान मसूद का जवाब आया था, लेकिन अच्छे खासे एक मुस्लिम वर्ग ने चंद्रशेखर का सपोर्ट किया, और बहुत कम मुस्लिम थे जो न्यूट्रल, जैसे हमारे पत्रकार साथी बात कर रहे ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन बहुत लोगों का कहना था चंद्रशेखर सही है, इमरान मसूद गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली चंद्रशेखर आजाद को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वो सीट निकले ना निकले बात अलग है, लेकिन परसेंटेज बहुत ज़्यादा इनका बढ़ेगा। लेकिन आपका क्या लगेगा? परसेंटेज तो बढ़ा ही है ना। चंद्रशेखर आजाद को इस लोकसभा चुनाव से परसेंटेज तमाम समाज के लोग वोट कर रहे हैं। लोकसभा में तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, इंडिया गठबंधन के, वहाँ के मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया और चंद्रशेखर आजाद को दिया। तो इससे तो सिद्ध हो रहा है ना कि मुस्लिम समाज
उनको पसंद कर रहा है। इसमें दो तरफा करने की बात ही नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने वे में बात किए और इमरान मसूद अपने वे में बात किए, क्योंकि जितना भारतीय जनता पार्टी इमरान मसूद को परेशान किया है, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेताओं को परेशान किया है, किसी को परेशान नहीं किया है। इसी को लेकर के आजम खान के ऊपर बयान भी आया। हाँ, आजम खान का बयान भी आया। तो चंद्रशेखर आज़ाद कोई बेगाना नहीं है, वो भी अपने हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। जिस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद पे गोली चली थी तो आजम खान साहब भी गए थे और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लगातार आजम खान से मुलाकात करने का प्रयास किया और उनको रिहाई के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे। एक कारण मुझे और भी लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज है, एक तरह से कांग्रेस को भी देख लिया है लंबे समय से, और समाजवादी पार्टी को भी देख लिया है, बहुजन समाज पार्टी को भी लंबे समय से देख लिया है। अब उसे एक नए चेहरे की जरूरत है जो उसके लिए रोड पे उतरे, जो उसके लिए संसद में भी लड़े और रोड पे भी लड़े। और उन दोनों में चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे हैं, इसलिए एक बहुत बड़ी आबादी इनके साइड आ रहा है। अगर इस उपचुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि आजम खां आज़ाद समाज पार्टी में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पे अखिलेश यादव उनके साथ चुप्पी में रहे थे। आप लोग जरूर बताइएगा। अब आजम खान साहब राजनीति कहाँ करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ या चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, ये आजम खान साहब बताएंगे। हम लोग इस पर बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वो भी बहुजन समाज पार्टी के बहुजन नेता हैं, लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करते हैं। तो इस देश का हर कोई लोकतंत्र से ही जीता है। आप अगर पूजा करते हैं, मैं नमाज़ पढ़ता हूं, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, मैं पूजा करता हूं, तो ये लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिया है। आप बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, माइक पढ़ाई लिखाई करके, ये लोकतंत्र का, संविधान का ये अधिकार है। नहीं तो अगर लोकतंत्र नहीं रहता हमारे देश के अंदर तो आप और हम कहीं और रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते। तो ये संविधान बचाने की बात जो कर रहा है उसके साथ लोगों को आना चाहिए और वैसे नेता को चुन कर भेजना चाहिए, क्योंकि देश में लोकतंत्र और संविधान बचाना जरूरी है। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, आप बचेंगे, ये देश बचेगा। देखना है कि 10 विधानसभा सीटों पर क्या होता है। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। किसी का पतन होने वाला है और किसी का उद्धार भी होने वाला है। चलिए, पूरी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।